हाँ जी, नमस्कार। अपने पिछली क्लास में राज्यपाल के संदर्भ में कुछ बातें की थी, जिसमें राज्यपाल के कुछ पद की विशेषता, उसके कुछ संवैधानिक प्रावधानों पर अपने बातें की थी, ठीक है। तो आपने जो पिछला वीडियो देखा उसमें अच्छा रिस्पॉन्स दिया। मैं चाहता हूँ कि आप इसी प्रकार हमारे साथ जुड़े रहें और जैसे जैसे हम आपको वीडियो देते जाएंगे राज्यपाल या राजस्थान की जो राज्य व्यवस्था से संबंधित, आप इसी प्रकार सपोर्ट करते रहें और बच्चों को शेयर करते रहें, ताकि हमें भी इस प्रकार से मोटिवेट मिलता रहे और हम आपके लिए अच्छा से अच्छा कंटेंट उपलब्ध करवाएं, ठीक है। तो थोड़ा सा मैं पहले पिछली क्लास में जो हमने किया उसका रिवाइज करेंगे, फिर अपने बात करेंगे नेक्स्ट आज की अपनी क्लास में क्या क्या बातें करेंगे उस पर अपनी चर्चा करेंगे, ठीक है। तो अपने पिछली क्लास में बात की थी राज्यपाल के पद के संदर्भ में, ठीक है, कि राज्यपाल का जो पद है इसका जो संवैधानिक जो प्रावधान था वो हमने बात की भाग 6 में, और अपने अनुच्छेद जो पढ़ा था 153 से 162 तक के अपने इसके बारे में बातें की थी कि यहाँ तक राज्यपाल के क्या किया गया है, संवैधानिक प्रावधान किया गया है, ठीक है। तो एक बात और ध्यान से सुनिएगा कि फिर हमने बात की कि राज्यपाल जो है उसकी जो पद की स्थिति है, एक तो अपने इसके पद की जो विशेषता है, पद विशेषता, उस पर अपने चर्चा की थी, ठीक है। और उसके बाद में अपने बात की थी पद विशेषता के बाद में राज्यपाल की भूमिका, ठीक है। और उसके बाद में हमने बात किया था राज्यपाल के पद का प्रावधान। आगे बात समझ में? तो आप लोगों ने अच्छे से इसको पढ़ा था कि पद विशेषता में कि राज्यपाल जो है वो कार्यपालिका का क्या होगा, अध्यक्ष होगा। यहाँ से क्वेश्चन बहुत अच्छे पूछे जाते हैं, आपको इन क्वेश्चनों को ध्यान में रखना है। भूमिका में बात की थी कि राज्यपाल जो है वो अपनी कौन सी भूमिका निभाता है, दोहरी भूमिका निभाता है, जिसमें केंद्र का प्रतिनिधि के रूप में भी काम करता है और राज्य की कार्यपालिका के अध्यक्ष के रूप में भी काम करता है। हाँ, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि राज्यपाल के जो पद का उल्लेख है वो कौन से आर्टिकल में है, तो आपको ध्यान रखना है राज्यपाल के पद का उल्लेख है वो आर्टिकल 153 में, यानी इसके 153 में इसके पद का क्या किया गया, प्रावधान किया गया है, ठीक है। यहाँ तक अपने चर्चा की थी। फिर इसके कुछ अनुच्छेदों के बारे में बात की थी, जिसमें मैंने आर्टिकल आपको लिखवाए थे, जैसे एक आर्टिकल 153, आर्टिकल 154 और आर्टिकल 155, ठीक है। उम्मीद करता हूं आपको याद भी रहेंगे। 153 में क्या था, राज्यपाल के पद का प्रावधान था, और पद के प्रावधान में हमने जो पढ़ा कि राज्यपाल का जो पद है प्रत्येक राज्य में होगा, एक राज्यपाल होगा। देखो मैंने आपको बताया था पिछली बार, यहां से क्वेश्चन पूछा, अभी ध्यान रखना कि एक राज्यपाल होगा और एक व्यक्ति है वो दो से अधिक राज्यों में, यानी एक व्यक्ति है वो दो या दो से अधिक राज्यों में भी कार्य कर सकता है। बात क्लियर है? और इसी शब्द से आरबीएसए ने क्वेश्चन पूछ लिया कि एक राज्यपाल वो अधिकतम कितने राज्यों में काम कर सकता है भाई, तो कई ऑप्शन डाल दिए थे। मैंने बोला भी अधिकतम जो संख्या है उसका उल्लेख हमारे संविधान में है ही नहीं, मतलब एक राज्यपाल है वो एक से अधिक, दो या दो से अधिक कितने भी राज्यों में भी काम कर सकता है। ये बात जो है वो कौन से संविधान में जोड़ी भाई, 7वां संविधान संशोधन 1956 में जोड़ी थी। ये भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ये जो प्रावधान मूल संविधान में नहीं था बल्कि 1956 में हमने इसको संविधान में ऐड किया। फिर हमने बात की थी 154 में, 154 में किस बात का उल्लेख था कि कार्यपालिका शक्ति वो किस में निहित होगी, यानी काम करने की पावर है वो किस में निहित होगी, कार्यपालिका शक्ति निहित होगी किसमें, राज्यपाल में। और राज्यपाल इसका प्रयोग है या तो खुद करेगा या अपने अधीनस्थ अधिकारियों से। यहाँ अधीनस्थ का मतलब किससे बताया था मैंने कि जो राज्य मंत्री परिषद है उसको माना गया कि अधीनस्थ का मतलब हो गया कि राज्य मंत्री परिषद इसके कार्य में क्या करेगी, सहयोग करेगी, ठीक है। 155 थोड़ा इंपॉर्टेंट है, अभी इसको अपने विस्तार से बात की थी भी। 155 है वो काफी महत्वपूर्ण है और इसको आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है। 155 में इसकी नियुक्ति है, क्योंकि नियुक्ति को लेकर काफी विवाद बने रहते हैं और एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है। 155 में राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान था, और अपने नियुक्ति के बारे में बात की थी कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करेगा भाई, तो आपने आंसर दिया था कि सर राष्ट्रपति करेगा। तो एक क्वेश्चन ये भी पूछा गया है कि नियुक्ति है वो किसके कहने पे करेगा, तो केंद्र सरकार की सिफारिश पर, यानी कहने का मतलब केंद्रीय मंत्री परिषद है उसकी सिफारिश पर ये क्या करेगा, इसकी नियुक्ति करेगा। ये दो बात सामान्य थी, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि नियुक्ति को लेकर कई परंपरा भी बनी हुई है, और मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, परंपरा सिर्फ परंपरा है, संविधान में इसका उल्लेख नहीं है, परंपराओं का उल्लंघन भी किया जा सकता है। सबसे पहले ये जानिए परंपरा क्या है। पहली परंपरा ये थी कि वो मूल राज्य का नागरिक नहीं होना चाहिए, मूल राज्य का नागरिक नहीं होना चाहिए, ठीक है। जैसे मान के चलो राजस्थान में कोई राज्यपाल नियुक्त किया जा रहा है तो राजस्थान का नहीं होना चाहिए, क्यों भी, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि अगर वो राजस्थान का ही निवासी है तो राजस्थान की राजनीति में वो हस्तक्षेप करेगा, ठीक है, राजस्थान की सरकार के अंदर इंटरफेयर करेगा, जिससे क्या कार्य करने में बाध्यता होगी, तो इसलिए वो राज्य का नागरिक नहीं होना चाहिए। दूसरा, अगर आप किसी भी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति कर रहे हो
तो आप उस राज्य के मुख्यमंत्री से क्या करो, सलाह लो। ठीक है भाई, तो यहां तक हमने बातें की थी। अच्छा, एक बात और भी की थी यहाँ पर, ये भी लिखवाया था कि कुछ आयोग, क्योंकि ये नियुक्ति को लेकर काफी विवाद बना रहा कि जो राज्यपाल है वो किस प्रकार, उसकी जो नियुक्ति है उसमें जो जो विवाद उल्लंघन किया जाता है उसको कंट्रोवर्सी के रूप में माना गया। तो इसके लिए अपने क्या किया, कुछ आयोगों का भी गठन किया ताकि इसके विवाद को सुलझाया जा सके। आयोगों में मैंने 2 आयोग बताए थे। एक आयोग कौन सा बताया था, सरकारी आयोग, और एक आपको बताया था मैंने कौन-सी आयोग। बहुत ही महत्वपूर्ण बातें थी, इनको आप बार बार इसको रिपीट कीजिएगा। ठीक है, आज अपने बात करेंगे नेक्स्ट। अच्छा, 155 के बारे में 2 बातें मैं और लिखवा देता हूं आपको। आर्टिकल 155, फिर आगे चलते हैं अपने। 155 में किसकी बात है, राज्यपाल की नियुक्ति। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। राज्यपाल की जो नियुक्ति है उसको लेकर संविधान में 2 विवाद खड़े हो गए। कौन कौन से, कि राज्यपाल को क्या किया जाए, निर्वाचित किया जाए, या राज्यपाल को बिना निर्वाचन के सीधा नियुक्त किया जाए। क्यों भाई, ऐसा क्यों, सुनो ध्यान से। अमेरिका का संविधान, ऑस्ट्रेलिया के संविधान, ठीक है, यहां पर राज्यपाल का क्या होता है भाई, यहां राज्यपाल का चुनाव होता है। क्या होता है भाई, चुनाव। बात समझ में आ गई क्या, यहां राज्यपाल का क्या होता है, चुनाव होता है। अब संविधान सभा में सदस्यों के सामने ये सबसे बड़ा विवाद था कि राज्यपाल का चुनाव करवाएं, प्रत्यक्ष रूप से करवाएं कि अप्रत्यक्ष रूप से करवाएं, या बिना चुनाव के सीधा अपॉइंट करें। तो पहले तो ये स्वीकार किया गया कि राज्यपाल को अप्रत्यक्ष रूप से क्या करें, निर्वाचित करके नियुक्त करें। लेकिन बाद में ये माना गया कि अगर राज्यपाल का हम निर्वाचन कर लेंगे, अगर राज्यपाल का हम चुनाव करेंगे, तो राज्यपाल है वो कार्यपालिका शक्ति का प्रमुख हो जाएगा, क्योंकि वो अपने आप को सर्वोपरि मानेगा राज्य में, क्योंकि वो निर्वाचित व्यक्ति है, जनता का प्रतिनिधि हो जाएगा, और मुख्यमंत्री और राज्यपाल के कार्यों में टकराव बन जाएगा, काम ही नहीं कर पाएंगे एक दूसरे, और दोनों में टकराव होगा, दोनों की पावर एक जैसी होगी तो काम कैसे होगा, ये सबसे बड़ी समस्या थी। इसलिए हमने क्या किया कि अगर राज्य में ही राज्यपाल का निर्वाचन कर दिया तो केंद्र सरकार का राज्यपाल से संपर्क, राज्य सरकार से संपर्क भी नहीं बन पाएगा। और तत्कालीन परिस्थिति ऐसी थी कि भारत आजाद हुआ, और भारत आजाद हुआ तो भारत की स्थिति कैसी थी, थोड़ा समझे इस बात को। तत्कालीन जो देश आजाद हुआ तो भारत है वो क्या है कि रजवाड़ों से स्वतंत्र हुआ है, ब्रिटिश काल से स्वतंत्र हुआ है। अगर हमारे यहाँ केंद्र में जो लोग बैठे हैं उनकी कनेक्टिविटी अगर इन प्रांतों से नहीं रही तो भारत की संप्रभुता, भारत की अखंडता, ये इनको बनाए रखना बहुत जरूरी था। कैसे भी, बात समझ में नहीं आ रही। देखो, अगर मान के चलो ये तमिलनाडु राज्य, तमिलनाडु राज्य में हमने क्या कर लिया, सरकार बनाई। ठीक है, तमिलनाडु राज्य में हमने क्या बनाई, सरकार बनाई। अब सरकार लोकतंत्र के अनुसार काम कर रही है या खुद को इसने अपने आप को स्वतंत्र कर लिया, हमें कैसे पता चलेगा भाई। सुदूर बैठा है, दिल्ली से तमिलनाडु की दूरी आज के समय थोड़ी है, कनेक्टिविटी यानी संपर्क तो होना बहुत जरूरी था। इसलिए सरकारों पर निगरानी करने के लिए एक ऐसे व्यक्ति की जरूरत थी जो समय समय पर राज्य केंद्र सरकार को सूचना देता रहे। इसीलिए राज्यपाल को केंद्र के द्वारा नियुक्त किया जाना तय किया गया। तो अब एग्जामिनर पर्सन क्या पूछेगा नियुक्ति को लेकर, एग्जामिनर पहला ही क्वेश्चन बनता है, बनाकर पूछता है कि भारत में राज्यपाल की जो नियुक्ति है, ध्यान से सुनना, भारत में जो राज्यपाल की जो नियुक्ति है केंद्र सरकार के माध्यम से राष्ट्रपति करता है। ये प्रावधान हमने कनाडा से लिया भी, क्योंकि कनाडा में केंद्र सरकार के द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति होती है, ये ध्यान रखना आप। ठीक है, लेकिन भारत में क्या राज्यपाल को निर्वाचन किया जाता है, तो भारत में राज्यपाल को निर्वाचन नहीं किया जाता। यही प्रश्न आ जाता है कि राज्यों में राज्यपाल का अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन किया जाता है। अब ये बात सही है गलत है, अब ये बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि भारत में राज्यपाल की क्या की जाती है, नियुक्ति की जाती है, और नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, केंद्र सरकार के द्वारा की जाती है। और ये प्रावधान भी हमने किस देश से लिया, कनाडा से। तो ये नियुक्ति के संदर्भ में आपको थोड़ी सी बातें ध्यान में रखनी है। अब बात करते हैं नेक्स्ट, क्योंकि हमने जो आर्टिकल पढ़े थे 153, 154, 155, उस पर अपने चर्चा कंप्लीट करते हैं। अब जो अगला आर्टिकल रहता है वो आर्टिकल रहता है 156।
156। 55 के बाद में कौन सा आएगा? अनुच्छेद 156 राज्यपाल के संदर्भ में। समझिएगा 156 में है कार्यकाल, किसका भी उल्लेख? कार्यकाल। पहले प्रश्न आएगा राज्यपाल के कार्यकाल या पदावधि, कार्यकाल को अपने एक नाम और देते हैं, पदावधि का प्रावधान किस अनुच्छेद में? 156 में। तो सबसे पहले आप लोग सब जानते होंगे कि राज्यपाल का जो सामान्यतः कार्यकाल है, सारों लोगों ने पढ़ा अभी, सामान्य कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का होता है, क्योंकि राज्यपाल कितने समय के लिए काम करता है? 5 वर्ष के लिए कार्य करता है। अब एक सबसे बड़ी समस्या ये आ जाती है, क्या ये कार्यकाल इसका स्थायी है? ये इसका कार्यकाल निश्चित नहीं है, यही ध्यान रखना। स्टेटमेंट आता है कि राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष के लिए निश्चित होता है, ना भाई निश्चित नहीं होता। क्यों नहीं होता कार्यकाल निश्चित भाई? क्योंकि ये 5 वर्ष तक राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत या विश्वास पर अपने पद पर बना रहता है। प्रसाद पर्यंत और विश्वास का मतलब, प्रसाद पर्यंत और विश्वास का मतलब यह है कि राज्यपाल की इच्छा पर है वो अपने पद पर, राष्ट्रपति की इच्छा पर है अपने पद पर राज्यपाल। केंद्र में द्रौपदी मुर्मू है और राजस्थान के अंदर कलराज जी मिश्रा बैठे हैं राज्यपाल के पद पर। कलराज जी मिश्रा है अपने पद पर उस वक्त तक है जब विश्वास किसका है केंद्र में? राष्ट्रपति का। और जिस दिन राष्ट्रपति का विश्वास खत्म उस दिन यहां से उनको हटा दिया जाएगा। अपॉइंट आपको 5 वर्ष के लिए कर रहे हैं, लेकिन आपका कार्यकाल निश्चित नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आप राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत या विश्वास तक अपने पद पर बने रहते हो। इसका मतलब ये हुआ कि राष्ट्रपति आपको कभी भी पद से क्या कर सकता है? हटा सकता है भी। तो एक प्रश्न आया कि राज्यपाल को पद से बर्खास्त कौन करेगा? तो आपका सिंपल सा आंसर बनेगा कि सर राष्ट्रपति करेगा। बात समझ में आ गई कि राज्यपाल को कभी भी बर्खास्त कर सकते हैं, राष्ट्रपति के द्वारा किया जा सकता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि संविधान में इसको हटाने का कोई विशेष उल्लेख भी नहीं है। बिल्कुल बात सही है, कोई उल्लेख नहीं है। अब यही एग्जामिनर स्टेटमेंट में पूछता है, और स्टेटमेंट भी देखो ऐसे आता है कि राज्यपाल को पद से हटाने के लिए संविधान में किसी विशेष प्रक्रिया का उल्लेख किया गया। अब बात सही है गलत है? तो ध्यान रखना ये बात बिल्कुल भी गलत है। क्यों? क्योंकि राज्यपाल को पद से बर्खास्त करने की विशेष प्रक्रिया का उल्लेख संविधान में है ही नहीं। तो इस बात को मैं जरूर लिखूंगा कि संविधान में विशेष प्रक्रिया का उल्लेख नहीं है, यानी इसको पद से हटाने की तो विशेष प्रक्रिया का उल्लेख संविधान में है ही नहीं। तो राज्यपाल को राष्ट्रपति कभी भी पद से हटा सकता है। आगे बात समझ में? तो ये जो व्यक्ति है 5 साल तक जो काम करेगा वो किसके विश्वास पर काम करेगा? राष्ट्रपति के विश्वास पर। अब एक बात और ध्यान रखिए, कई बार क्या होता है, जैसे मान के चलो ये हमारे भारत में कई स्टेट में राज्यपाल नियुक्त किए गए हैं। ठीक है, कई स्टेट में क्या नियुक्त किए गए? राज्यपाल नियुक्त किए गए। जैसे राजस्थान मान लो, ठीक है, जैसे मान के चलो केरल का मान लो, तमिलनाडु का मान लो। नियुक्ति कौन कर रहा है इन राज्यपालों की? नियुक्ति कर रहा है राष्ट्रपति। तो मान के चलो अपने यहाँ पर सरकार किसकी है? कांग्रेस की सरकार है। किसकी सरकार है? कांग्रेस की। और केंद्र में सरकार किसकी है? बीजेपी की। और मीडिएटर कौन है इनके बीच में सूचना का आदान प्रदान करने वाला? राज्यपाल। और राज्यपाल की नियुक्ति केंद्र सरकार ने अपने सत्तारूढ़ पार्टी के व्यक्ति की करी है। अब सोच के देखो, अगर हमारे राजस्थान के राज्यपाल कलराज जी मिश्रा केंद्र सरकार की कोई बात को नहीं माने तो इन्हें पद से हटाने का दबाव है वो केंद्र सरकार किसके माध्यम से बनाएगी? राष्ट्रपति के माध्यम से। या फिर इनको क्या करेंगे, यहां से वो कार्य ढंग से नहीं कर रहे हैं तो इनको यहां से उठाकर कहीं और भेज देंगे। जैसे राजस्थान के राज्यपाल कलराज जी कहना नहीं मान रहे और इनको पद से भी सरकार हटाना नहीं चाहती, तो इनको क्या करेंगे, यहाँ से किसी असम में भेज देंगे, अरुणाचल में भेज देंगे, पश्चिम बंगाल में भेज देंगे, दूर भेज देंगे राजस्थान की राजनीति से। तो कहने का मतलब मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि इनका क्या किया जा सकता है? स्थानांतरण भी किया जा सकता है। यानी इनका पद पर रहते हुए क्या किया जा सकता है? स्थानांतरण। और स्थानांतरण कौन करेगा? अभी ट्रांसफर कौन करेगा? इनका ट्रांसफर करेगा कौन है? राष्ट्रपति। ये भी प्रश्न आता है, ध्यान रखना कि राज्यपाल को एक राज्य से दूसरे राज्य में कौन स्थानांतरण करने का अधिकार रखता है? वो करता है कौन? राष्ट्रपति। ठीक है। दूसरी बात, अगर इनका कार्यकाल अच्छा है
और सरकार चाहती है कि ये दोबारा क्या करें, इसी पद पर रहकर काम करें, तो मतलब इनकी पुनर्नियुक्ति भी हो सकती है। हाँ भी, क्यों नहीं हो सकती? एक राज्यपाल बार बार उसी पद पर दोबारा कई बार पुनर्नियुक्त किया जा सकता है। और ये पुनर्नियुक्त भी कौन करेगा इनको? वो भी कौन करेगा? राष्ट्रपति ही करेगा। ये सारे आपको ध्यान में रखने हैं। देखो सिंपल सा वन लाइनर क्वेश्चन आएगा, 156 के अनुसार कार्यकाल कितने वर्ष का है? तो आप सिंपल सा आंसर दोगे भी सर सामान्य से 5 वर्ष का कार्यकाल है। कितने समय तक काम करेगा? सर राष्ट्रपति के विश्वास पर 5 वर्ष तक काम करेगा। किसके विश्वास पर काम करेगा? राष्ट्रपति के विश्वास पर। फिर आपसे प्रश्न पूछा भी हटाएगा कौन? तो आप आंसर दोगे सर राष्ट्रपति उठाएगा। हटाने का कोई विशेष प्रावधान है क्या? महाभियोग जैसी प्रक्रिया है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। संविधान में विशेष प्रक्रिया को उल्लेख नहीं है। किसी भी कारण से इसको पद से हटाया जा सकता है। तो क्या इनको एक राज्य से दूसरे राज्य में ट्रांसफर किया जा सकता है? क्यों नहीं किया जा सकता? कर सकते हैं। करेगा कौन? करेगा राष्ट्रपति। क्या इनको एक पद पर बार बार पुनर्नियुक्त किया जा सकता है? पुनर्नियुक्त भी किया जा सकता है। कौन करेगा? राष्ट्रपति। आपको बस एक बात का ध्यान रखना है यहाँ पे, वो ये बात का ध्यान रखना है कि ये जो बातें हैं ना, ये बातें व्यवहार में हैं, इनका प्रावधान कहीं पर भी किसी भी प्रकार से संविधान में नहीं है। प्रैक्टिकली राष्ट्रपति क्या करते हैं? एक स्थान से दूसरे स्थान पर या इनको बार बार पुनर्नियुक्त कर देते हैं। संविधान में इस बात का कोई विशेष प्रावधान नहीं है। ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है भी। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने ये अच्छे से समझा होगा, ठीक है। अब क्या है कि राष्ट्रपति जी है, केंद्र सरकार के कहने पर राज्यपाल को बार बार पद से हटा देते हैं या फिर उनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेज देते हैं। ये जो मनमर्जी चलती है ना, बार बार सरकारें इस पद का दुरुपयोग कर रही है। केंद्र सरकार में बैठी हुई सरकार है, वो राज्यपाल के पद का दुरुपयोग कर रही है। तो इस मनमर्जी को रोकने के लिए एक बार सुप्रीम कोर्ट में मामला जाता है, और सुप्रीम कोर्ट में जो मामला जाता है उस मामले का नाम था बीपी मंडल। क्या नाम था? बीपी मंडल। ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। बीपी मंडल बनाम भारत संघ, और ये मामला 2010 का भी। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने क्या डिसीजन दिया? बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यह डिसीजन दिया कि जो राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति राज्यपाल को मनमाने ढंग से, ध्यान से सुनना, मनमाने ढंग से पद से नहीं हटा सकता, पद से नहीं हटा सकता। तब से राज्यपाल के पद पर उसको हटाने का जो एक दौर चला था, उस पर कहीं ना कहीं अंकुश लगा। नहीं तो बहुत सारे राज्यपाल हटाए गए थे, अगर जो केंद्र सरकार का कहना नहीं माने। उनमें से एक राजस्थान के राज्यपाल शिकार हुए केंद्र सरकार की इस पॉलिसी का। और वो राजस्थान के राज्यपाल कौन थे भाई? अगर आपको थोड़ी बहुत जानकारी है, जिन्हें पद पर रहते उनको पद से हटा दिया। कौन थे भाई? तो वो थे हमारे रघुकुल तिलक। ध्यान रखिएगा, ठीक है। एक प्रश्न आ जाता है कि राजस्थान के वह राज्यपाल जिन्हें पद पे रहते हुए, राज्यपाल जिन्हें पद से क्या किया गया था भाई? बर्खास्त। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पूछा जाता है। तो ध्यान रखिएगा, रघुकुल तिलक कौन है? रघुकुल तिलक। रघुकुल तिलक आरपीएससी के मेंबर भी रह चुके हैं, ध्यान रखना। ये आरपीएससी के क्या रह चुके हैं? सदस्य भी रह चुके हैं। ये एक ऐसा व्यक्ति है जो राजस्थान में राज्यपाल के पद पर काम करते हैं। राज्यपाल के पद पर नियुक्त होने से पहले ये आरपीएससी के 1967 तक क्या रह चुके हैं? सदस्य रह चुके हैं। उसके बाद में 1977 में इन्हें राजस्थान में राज्यपाल के पद पर नियुक्त किया गया। 1977 में केंद्र में सरकार थी जनता दल की। जनता दल की पहली बार सरकार बनती है भाई केंद्र में, और केंद्र की सरकार थी जनता दल की। और राजस्थान में उस वक्त सरकार थी कांग्रेस की। किसकी सरकार थी? कांग्रेस की। अब देखो, केंद्र में सरकार किसकी है? जनता दल की है। और राजस्थान में किसकी है? कांग्रेस की। तो जनता दल की सरकार ने अपने व्यक्ति को यहाँ कांग्रेस की सरकार, कांग्रेस की जहां पर सरकार है राज्य में, राज्यपाल नियुक्त किया। और राज्यपाल किसको नियुक्त किया? रघुकुल तिलक को। अब तिलक साहब है वो तीन यहाँ पर काम कर रहे हैं। लेकिन हुआ क्या कि 1977 की घटना है। 1980 में केंद्र में जनता दल की सरकार बर्खास्त हो जाती है और केंद्र में सरकार आ जाती है किसकी? कांग्रेस की। आगे बात समझ में। और राज्य में कांग्रेस सरकार भी बर्खास्त हो जाती है, यहां दोबारा चुनाव होते हैं। और राज्य में, राजस्थान में सरकार आ जाती है किसकी? जनता दल की। उल्टा हो जाता है। अब की बार केंद्र में सरकार किसकी आ गई? केंद्र में सरकार आ गई कांग्रेस की, और राज्य में किसकी आ गई? जनता दल की। पहले क्या था कि जनता दल जब
केंद्र में थी तो 7 राज्यों में राजस्थान की सरकार को बर्खास्त किया। कांग्रेस की सरकार को 7 राज्यों में बर्खास्त किया गया। अब 1977 से 1980 के 3 साल के बाद में केंद्र में कांग्रेस सरकार आ गई और 7 राज्यों में जनता दल की सरकार आ गई। तो उन 7 राज्यों में जो जनता दल की सरकार, उनको सातों को क्या कर दिया, बर्खास्त कर दिया। अब यहां सुनो, अब दिक्कत हुई। राजस्थान में रघुकुल तिलक और केंद्र में कांग्रेस, और कांग्रेस किसके नेतृत्व में, इंदिरा के नेतृत्व में। इंदिरा ने कहा रघुकुल को, देखो भाई रघुकुल जी एक काम करो, सरकार को भंग कर दो। रघुकुल जी ने बात मानने के लिए इनकार कर दिया और इसी बात को लेकर उनको इतना दबाव बनाया गया कि उन्हें पद से क्या कर दिया था, बर्खास्त कर दिया था। तो ध्यान से सुनिएगा, राजस्थान के एकमात्र राज्यपाल जिन्हें पद से बर्खास्त किया है तो वो कौन है, हमारे रघुकुल तिलक। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस बात को अच्छे से समझ रहे होंगे। ठीक है, तो ये कहानी थी राजस्थान के राज्यपाल की अनुच्छेद 156 के अनुसार सामान्य कार्यकाल, प्रसाद पर्यंत, पद से बर्खास्त, स्थानांतरण, पुनर्नियुक्ति। क्या समय से पहले अपने पद से वो त्याग पत्र दे सकता है? क्यों नहीं दे सकता? अगर उसको लगा कि मैं तो यहाँ काम नहीं करूंगा, और बहुत सारे ऐसे व्यक्ति होते हैं जो अपने पद से त्याग पत्र देके जाते हैं, राज्यपाल के पद पर बैठे हैं जो। क्यों, ऐसा क्यों? राजस्थान राज्यपाल का पद है वो संवैधानिक प्रमुख है, राज्य का सबसे बड़ा पद है, लेकिन फिर भी त्याग पत्र क्यों भाई, ऐसा क्या? तो देखो भाई, ऐसा इसलिए है कि राज्यपाल जो भी व्यक्ति बनता है उसके पास पेन चलाने के अलावा और कोई शक्ति नहीं होती। अच्छा बना लिया, अच्छा खा लिया, अच्छा पी लिया, और इसके अलावा और कुछ नहीं कर सकता राज्यपाल। राज्यपाल को ये तक अधिकार नहीं कि इसको यहां से वहां नियुक्त कर दो। ये सारे काम किसके कहने पे करेगा, मुख्यमंत्री कहने पर। अरे बात समझ में? तो राज्यपाल को सिर्फ और सिर्फ क्या किया जाता है, एक पिंजरे में कैद कर दिया जाता है। इसलिए सरोजिनी नायडू ने बोला कि एक सोने के पिंजरे में चिड़िया को कैद करना मतलब उसी के समान राज्यपाल के पद पर नियुक्ति करना है। इसलिए कई व्यक्ति ऐसे भी हैं जो राजनीति में उग्र हो जाते हैं, लेकिन सत्ता जो है, पार्टी जो है उस व्यक्ति पर लगाम लगा नहीं सकती। जैसे मैं एग्जांपल दूं, जैसे हमारे भारतीय जनता पार्टी के एक बहुत बड़े उनके कार्यकर्ता रहे हैं सत्यपाल मलिक। अब सत्यपाल मलिक है वो भाजपा के नेतृत्व में कई राज्यों में राज्यपाल नियुक्त हुए हैं। उससे पहले वो कई राज्यों में बहुत बड़ी पार्टी में पद पर काम कर चुके हैं। अब जब उनके तेवर कुछ बीजेपी पार्टी के विरुद्ध थे तो उनको पार्टी से निकाल भी नहीं सकते, हटा भी नहीं सकते, इसलिए उनको क्या किया, राज्यपाल के पद पर बिठा दिया। अब वो राज्यपाल के पद पर बैठे हैं, सारी सुख सुविधाएं ले रहे हैं, लेकिन कार्य यानी और कोई वो कार्य नहीं कर सकते, और अपने जो पार्टी है उस पार्टी की जो सक्रियता है उससे भी वो अलग हो चुके हैं। जिसमें एक एग्जांपल और दूं मैं आप लोगों को, मदन लाल खुराना। अब मदन लाल जो खुराना है वो दिल्ली के सीएम रह चुके हैं, और दिल्ली के सीएम थे बीजेपी पार्टी के, भारतीय जनता पार्टी के बहुत बड़े कार्यकर्ता थे, नेता थे। इनको राजस्थान में राज्यपाल बना दिया। क्या बना दिया? राजस्थान में राज्यपाल बना दिया। अब राज्यपाल बनने के बाद में इनके पास कोई काम ही नहीं था, सारा दिन बेले बैठे रहते थे, और वहां सीएम थे, कुछ पावर तो थी उनके पास, या कुछ ही नहीं है। तंग आ गए, अपने पद से इन्होंने त्याग पत्र दे दिया। इसका मतलब ये है कि आप अपने कार्यकाल से पहले अपने पद से क्या दे सकते हो, त्याग पत्र भी दे सकते हो। तो यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है कि राज्यपाल अपना त्याग पत्र किसको सौंपेगा? तो राज्यपाल अपना त्याग पत्र किसको सौंपता है? राष्ट्रपति को सौंपता है। और एक बात और, राजस्थान में त्याग पत्र देने वाले पहले राज्यपाल जिन्होंने अपने पद से त्याग पत्र दिया वो कौन थे? मदन लाल खुराना। तो मदन लाल खुराना है वो पहले राज्यपाल है जो अपने पद से उन्होंने क्या किया था, समय से पहले त्याग पत्र दिया था। तो ये कार्यकाल के संदर्भ में बातें थी। उम्मीद करता हूं कि ये बातें आपको अच्छे से समझ में आई होगी। ठीक है, तो अनुच्छेद 156 के बारे में इतनी ही बातें थी। अब बात करेंगे अपने आर्टिकल 157। ठीक है भाई, तो अनुच्छेद 157 महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। अनुच्छेद 157 में योग्यता, किसका उल्लेख है? योग्यता के बारे में ध्यान रखना। दो ही बातें लिखी गई, एक तो कि वह भारत का क्या होना चाहिए? नागरिक, भारत का
नागरिकों होना चाहिए। और दूसरा, न्यूनतम आयु 35 वर्ष पूर्ण कर चुका हो। यानी न्यूनतम आयु कितनी? 35 वर्ष पूर्ण कर चुका हो। अब यहां से एक बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है, अभी ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसे आया हुआ है, जैसे आपके सामने मैं एक क्वेश्चन रखता हूं, फिर आप इस बात को समझोगे। एक क्वेश्चन ऐसे आया हुआ है कि राज्यपाल की योग्यता, राज्यपाल की योग्यता का प्रावधान है। पहला एक तो सिंपल सा क्वेश्चन ऐसे आया, तो आर्टिकल 156, आर्टिकल 157, 158, 159। तो 157 में इसकी क्या है? योग्यता का प्रावधान है। और एक प्रश्न आया ऐसे कि राज्यपाल की योग्यता के संदर्भ में सत्य कथन छांटिए। यानी योग्यता के संदर्भ में सही कथन छांटना है। पहला था वह भारत का क्या हो? नागरिक हो। दूसरा था न्यूनतम एज कितनी होनी चाहिए? भी 35 वर्ष पूरी कर चुका हो। तीसरा था लाभ के पद पर ना हो। और चौथा था कि भी किसी भी संसद या विधान मंडल का सदस्य न हो। कूट कथन छांटने थे। क्या छांटने थे? कूट कथन। वे कौन सा सही है इसके योग्यता के संदर्भ में? आपको योग्यता के संदर्भ में सही बताना है। तो केवल योग्यता में दो ही बातें, राज्यपाल की योग्यता सिर्फ दो ही बताई गई है। कौन कौन सी? कि भारत का नागरिक हो और न्यूनतम आयु क्या हो? 35 वर्ष पूरी कर चुका हो। ये जो है ना, लाभ के पद और संसद का सदस्य नहीं होना चाहिए, ये इसके पद की क्या है? केवल और केवल शर्त है, योग्यता नहीं है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आर्टिकल 157 में किसकी बात की गई है? योग्यता की बात की है। आर्टिकल 157 में किसी प्रकार से कोई शर्त का प्रावधान नहीं है, ये ध्यान रखना आप। योग्यता ठीक है, कौन कौन सी है? नंबर 1, वह भारत का, मैं लिख देता हूं, बाकी बात आगे करते हैं। नागरिक होना चाहिए, न्यूनतम आयु 35 वर्ष पूर्ण कर चुका हो। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। अब देखिएगा आगे अगला जो बिंदु रहेगा वो रहेगा इसके शर्त के बारे में। अनुच्छेद 158। अनुच्छेद 158 में इसके शर्तें व वेतन भत्तों के बारे में बताया गया। शर्तें व वेतन भत्तों के बारे में बताया गया। सबसे पहले शर्त क्या बताई गई? नंबर 1, कि जो भी व्यक्ति राज्यपाल के पद पर बैठता है तो वो संसद या राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए। ये बात किस अनुच्छेद में है? 158 में, कि जो भी व्यक्ति राज्यपाल के पद पर बैठेगा वो संसद या विधानमंडल का सदस्य न हो। ठीक है, यहां पर एक बार ये भी लिखा गया कि अगर वो सदस्य है, थोड़ा समझना इस बात को, अगर वो सदस्य है तो जैसे ही राज्यपाल का पद ग्रहण करता है, किसका पद ग्रहण करता है? राज्यपाल का पद ग्रहण करता है, तो पूर्व पद है वो क्या माना जाएगा? रिक्त माना जाएगा। पूर्व पद क्या माना जाएगा? रिक्त। जैसे मान के चलो ये व्यक्ति है और ये क्या है? एमएलए। क्या है? एमएलए यानी विधायक है। ठीक है, इन्होंने विधायक के रूप में चुनाव लड़ा और राजस्थान की विधानसभा में मान के चलो आज के समय में विधायक है। कांग्रेस को ऐसा लगा कि केंद्र में मान के चलो कांग्रेस सरकार है, इनको लगा कि इन्हें राज्यपाल के पद पर बिठाना चाहिए और इन्हें असम के राज्यपाल में बिठा दिया, असम के राज्यपाल पद पर बिठा दिया। तो मतलब ऑलरेडी पहले क्या थे? विधायक थे, अब इनको किस पे बिठा दिया? असम के राज्यपाल के पद पर बिठा दिया। तो राज्यपाल का पद ग्रहण करने से पहले इनका पद अपने आप क्या हो जाएगा? रिक्त हो जाएगा। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। बात समझ में आ रही होगी। जैसे मैं बात करूं गुलाब चंद कटारिया की, अपने राजस्थान से कौन से? गुलाब चंद कटारिया। अब गुलाब चंद कटारिया है, वो हमारे राजस्थान से एमएलए थे। ठीक है, अब इनको क्या बना दिया? राज्यपाल बना दिया। तो इनका अब ये जो पद है वो क्या हो जाएगा? ये पद इनका क्या हो गया? रिक्त हो गया। अब ये उदयपुर की विधानसभा सीट से इनका उपचुनाव हो रहा है। आ रही मेरी बात समझ में? ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो
उम्मीद करता हूं ये चीज आपको समझ में आई होगी। अब देखिएगा, संसद या विधानमंडल का सदस्य न हो, अगर वो सदस्य है तो पद ग्रहण करने से पहले उनका जो पहले वाला पद है वो क्या हो जाएगा, रिक्त हो जाएगा। दूसरी बात ये है कि लाभ के यानी राज्यपाल का पद ग्रहण करने के बाद, राज्यपाल पद ग्रहण करने के बाद लाभ का पद ग्रहण नहीं करेंगे। यानी राज्यपाल के पद पर बैठने के बाद में राज्यपाल के पद पर नियुक्त होने के बाद, थोड़ा सा इसको सही करते हैं कि राज्यपाल के पद पर नियुक्त होने के बाद में आप लाभ का पद ग्रहण नहीं कर सकते। ठीक है, ये ध्यान रखना। आपके राज्यपाल के पद पर क्या हो चुकी है, नियुक्ति। अब आप किसी प्रकार से लाभ का पद नहीं ग्रहण कर सकते। ये इसके पद की क्या रहेगी, शर्तें रहेगी, जो कि किस अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 158 में। उसके बाद में वेतन भत्ते, यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, थोड़ा इसको समझिएगा। वेतन भत्ते सुख सुविधाएं जितनी भी जो है उसका प्रावधान 158 में। इसके अलावा और कौन से और कहां पे, इसकी अनुसूची में। और अनुसूची कौन सी है, अनुसूची 2। दूसरी अनुसूची में, जो दूसरी अनुसूची है इसके अंदर क्या है, वेतन भत्तों का प्रावधान किया गया। ठीक है, पहला क्वेश्चन आता है यहां से कि वेतन भत्तों का निर्धारण कौन करेगा, राज्यपाल के वेतन भत्तों का निर्धारण कौन करेगा। तो ध्यान से सुनिएगा, राज्यपाल के वेतन भत्तों का निर्धारण संसद करती है। काम राज्य में कर रहा है लेकिन इसका वेतन है उसका निर्धारण कौन करेगी, संसद करेगी। दूसरी बात सबसे इंपॉर्टेंट, इसका वेतन जो है वो कौन सी निधि से दिया जाएगा, ये राज्य की संचित निधि से दिया जाएगा, राज्य संचित निधि से। और मजे वाली बात यह है कि राज्य की संचित निधि पर यह वेतन कैसा रहेगा, भरित वेतन रहेगा। कैसा रहेगा, भरित वेतन। भरित वेतन का मतलब होता है कि सदन में जब प्रस्ताव पास किया जाता है वेतन से संबंधित, उस पर केवल चर्चा होती है, किसी प्रकार से कोई वोटिंग नहीं होती। उस विधेयक से संबंधित जो वेतन होगा वो कौन सा होगा, भरित वेतन होगा। तो राज्यपाल के वेतन पर किसी प्रकार का कोई टैक्स नहीं होगा, किसी प्रकार का कोई कटौती भी नहीं होगी। लेकिन ये कौन सी निधि से दिया जाएगा, ये दिया जाएगा राज्य की संचित निधि से। निर्धारण कौन करेगा, संसद करेगी। अब दूसरी बात, वेतन कितना दिया जा रहा है अभी, 3.5 लाख रुपए प्रति महीना। यानी एक महीने में आपको कितना वेतन मिलेगा, 3.5 लाख रुपए। कोई टैक्स भी नहीं लगेगा और इसके अलावा सारी सुख सुविधाएं आपको दी जाएगी। एक घर दिया जाएगा, आने जाने का खर्चा रहेगा, आप लोगों को कोई भी दौरा है तो उसका खर्चा सरकार का होगा। हर चीज आपको क्या मिलेगी, निःशुल्क मिलेगी। और आपके पद पर रहते हो, आपके पद में से, आपके वेतन में से किसी प्रकार की कोई कटौती भी नहीं की जाएगी। ठीक है, अब देखो ध्यान से, यहां से एक क्वेश्चन और पूछा जाता है। वो ये पूछा जाता है कि जब राज्यपाल, समझना इस बात को, कई बार ये प्रश्न आया हुआ है, एक राज्यपाल 2 या 2 से अधिक राज्य में काम करता है तो इसका वेतन कितना रहेगा और इसका वेतन किस प्रकार से दिया जाएगा। जैसे राजस्थान का राज्यपाल है और उनको कार्यभार पंजाब का भी दे दिया या उनको हरियाणा का कार्यभार दे दिया, तो मतलब एक राज्यपाल 2 राज्यों में काम कर रहा है, क्या इसको वेतन 3.5 लाख रुपए देंगे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्यों नहीं देंगे? क्योंकि इसका जो अनुपात है, इस अनुपात का जो निर्धारण है वो कौन करेगा, वो करेगा राष्ट्रपति। कि कौन राज्य कितना वेतन देगा और इसका वेतन है वो किस प्रकार दिया जाएगा, अनुपात में दिया जाएगा। एक जैसे राजस्थान है, राजस्थान 60% वेतन अफोर्ड कर सकता है और हरियाणा कितना कर सकता है, 40। ये जो डिसाइड किया जाएगा वो कौन करेगा, राष्ट्रपति। और वेतन जो दिया जाएगा वो कैसे दिया जाएगा, वो अनुपात में दिया जाएगा। ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। अब देखिए ध्यान से आगे, जब राज्यपाल की रिटायरमेंट हो जाएगी तो राज्यपाल की पेंशन दी जाएगी। क्या दी जाएगी, पेंशन। अब एक पर्सन यहां से आता है, इंपोर्टेंट अभी ध्यान रखिएगा कि राज्यपाल की जो पेंशन है वो कौन सी निधि से दी जाएगी भाई। तो राज्यपाल की जो पेंशन है वो दी जाएगी भारत की संचित निधि से। ये ध्यान रखना, पेंशन कौन सी निधि से दी जाएगी, संचित निधि से दी जाएगी। और पेंशन कितनी दी जाएगी, तो वेतन जो होता है ना उसका 50%, वर्तमान जो वेतन है उसका 50% आपको क्या दी जाएगी, पेंशन दी जाएगी। जैसे मान के चलो 3.5 लाख रुपए है अभी वेतन है आपका, तो पेंशन कितनी मिल जाएगी, 1,75,000 रुपए के आसपास आपको क्या मिल जाएगी, पेंशन मिल जाएगी। बात समझ में आ गई क्या? तो मुझे लगता है ये बातें आपको अच्छे से समझ में आ रही होगी। ठीक है, तो ये जो कहानी है वो इसके क्या है, आर्टिकल 150
8 तक है और आप इसको अच्छे से समझिएगा। आर्टिकल 158 में क्या लिखा गया है कि शर्तें और वेतन भत्ते, ठीक है। तो शर्तें जो है वो कौन कौन सी हैं कि जो भी राज्यपाल पद पे बैठता है वो संसद या विधानमंडल का सदस्य नहीं होगा। अगर वो सदस्य है तो पद ग्रहण करने से पहले उस पहले वाला पद है वो क्या हो जाएगा, रिक्त हो जाएगा, ठीक है। और जैसे ही आप राज्यपाल के पद पर नियुक्त होते हो तो आप किसी प्रकार का कोई लाभ का पद ग्रहण नहीं करोगे। ये बात किसमें लिखी गई है, आर्टिकल 158 में। उसके बाद में क्या लिखा गया है कि वेतन भत्ते, तो वेतन आप लोग सब समझ गए होंगे। ये ध्यान रखना, डिसाइड कौन करेगी, संसद, लेकिन कौन सी निधि से दिया जाएगा, राज्य की संचित निधि से वेतन दिया जाएगा। ठीक है भाई, उम्मीद करता हूं ये बातें आपको अच्छे से समझ में आ रही होगी, ठीक है। तो आर्टिकल 158 हमारा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। इसके बाद में अगला जो रहेगा वो कौन सा अनुच्छेद रहेगा, वो रहेगा आर्टिकल 159, ठीक है। सुनिएगा ध्यान से, अनुच्छेद 159, इसमें है शपथ का प्रावधान। किसका प्रावधान है, शपथ, या मैं इसको बोल दूंगा प्रतिज्ञा, ठीक है, जैसे अपने बोल देते हैं ओथ। बात क्लियर, या तो शपथ, प्रतिज्ञा, या इसको क्या बोल देते हैं, ओथ, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ठीक है भाई। सबसे पहले शपथ कौन दिलाएगा, तो आप लोग सब जानते हो सारे काम राष्ट्रपति कर रहा है। राज्यपाल जो है, ध्यान से सुनना, राज्य में नियुक्त किया जा रहा है, सारे काम कौन कर रहे हैं इसके संदर्भ में, राष्ट्रपति। एक काम राष्ट्रपति नहीं करेगा, वो कौन सा, इसको शपथ दिलाने का। शपथ है वो हाई कोर्ट का कौन दिलाएगा, मुख्य न्यायाधीश दिलाएगा। बाकी सारे काम कौन करेगा राज्यपाल के संदर्भ में, राष्ट्रपति काम करेगा। बस एक ही काम इसका अलग है, वो कौन सा, शपथ का। तो मुझे अब उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा, शपथ कौन दिलाएगा, जो हाई कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश है, मुख्य न्यायाधीश क्या करेगा, शपथ दिलाएगा। कई बार मुख्य न्यायाधीश नहीं हो तो सुनिएगा ध्यान से, इस बात को समझिएगा। तो शपथ दिलाएगा हाई कोर्ट का वरिष्ठ न्यायाधीश। वरिष्ठ न्यायाधीश नहीं है तो शपथ दिलाएगा हाई कोर्ट का अन्य न्यायाधीश। ऐसा क्यों, सुनिए ध्यान से। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जो जज होते हैं वो रैंक के हिसाब से होते हैं, उनको रैंकिंग के हिसाब से पद मिलता है। जैसे नंबर 1 जज, उसको बोलेंगे मुख्य न्यायाधीश। क्या बोलेंगे, मुख्य न्यायाधीश। और उसके बाद में 2, 3, 4, 5 तक ये जज होंगे ना सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में, इनको अपन क्या बोलेंगे, वरिष्ठ जज। क्या बोलेंगे, वरिष्ठ जज। और उसके बाद में जो जज होंगे उनको अपन क्या बोलेंगे, अन्य न्यायाधीश। अब सोच के देखो, शपथ कौन दिलाएगा, मुख्य न्यायाधीश। काम में बिजी है, वो आ नहीं सकता, तो कौन दिलाएगा, इन चारों में से कोई भी एक वरिष्ठ न्यायाधीश शपथ दिला देगा। अगर मान के चलो इन 4 लोग भी नहीं आ सकते तो बाद में बहुत सारे अन्य न्यायाधीश है वो क्या करेंगे, आपको शपथ दिला देंगे, ठीक है। अब बात करते हैं आगे, शपथ ग्रहण किस बात की करेगा, शपथ ग्रहण करेगा पद कर्तव्य की। ये मैं क्यों बता रहा हूं भाई, देखिए ध्यान से। जब भी हम आगे पढ़ेंगे, मुख्यमंत्री है, मंत्री है, उनके बारे में पढ़ेंगे, तो यहां पर ये चीज पढ़ेंगे कि जब वो अपने पद पर आएंगे तो वो अपने पद और गोपनीयता की क्या करेंगे, शपथ ग्रहण करेंगे। जैसे मुख्यमंत्री है, मुख्यमंत्री जब शपथ ग्रहण करता है तो वो 2 तरीके की शपथ ग्रहण करेगा। एक तो करेगा अपने पद कर्तव्य की, और एक ग्रहण करेगा किसकी, गोपनीयता की। बस यही से क्वेश्चन पूछते हैं। राज्यपाल गोपनीयता की शपथ ग्रहण नहीं करता, इस बात को ध्यान से रखिएगा, याद रखिएगा, क्योंकि पद कर्तव्य की वो क्या करता है, शपथ ग्रहण करता है। जब वो पद पर बैठता है तो वो किस प्रकार के कर्तव्य की शपथ ग्रहण करता है अभी, एक तो ध्यान से रुकिएगा, एक तो संविधान और कानून यानी विधि के संरक्षण, इसकी शपथ ग्रहण करता है। और एक जनता कल्याण की क्या करता है, शपथ ग्रहण करता है। कि जब पद ग्रहण करता है कहता है कि मैं संविधान और विधि की क्या करूंगा, संरक्षण करूंगा, उसका परिरक्षण करूंगा और जनता का क्या करूंगा, कल्याण करूंगा। ये शपथ ग्रहण कौन करता है भाई, ये शपथ ग्रहण करता है राज्यपाल, ठीक है। तो ये बातें थी राज्यपाल के संदर्भ में आर्टिकल 159 में। उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो ये राज्यपाल के क्या थे, संवैधानिक प्रावधान थे, जिनको मैं एक बार थोड़ा सा रिपीट करवा देता हूं, फिर बात करेंगे राज्यपाल की प्रमुख शक्तियों पे, ठीक है भी। इधर देखे सारे, राज्यपाल, राज्यपाल के पद की विशेषता हमने पढ़ ली, पद की विशेषता क्या थे वो कंप्लीट होगी। अब बात करते हैं इसके प्रावधान क्या क्या थे, जिसमें मैंने आपको लिखवाया था आर्टिकल 153, 140, 54,
155, 156, 7, 8 और 9, ये इसके क्या रहेंगे, अनुच्छेद रहेंगे। इसमें क्या था, इसके पद का प्रावधान। इसमें क्या था, कार्यपालिका शक्ति के बारे में बताया गया था। कार्यपालिका शक्ति जो नहीं था वो किसके में रहेगी, उसके बारे में। इसमें क्या था, नियुक्ति। नियुक्ति का थोड़ा फैक्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसमें क्या था, इसमें था कार्यकाल। और इसमें क्या था भी, इसमें इसकी योग्यता, इसमें शर्तें और वेतन भत्ते, और इसमें इसकी शपथ। तो ये कहानी थी राज्यपाल के संवैधानिक प्रावधान की। उम्मीद करता हूं इनको अच्छे से आप लोग याद रखोगे, ठीक है। और पद की विशेषता में मैंने 2-3 बातें आपको लिखवाई दी। एक तो क्या होता है, ये संवैधानिक प्रमुख होता है। एक क्या होता है, ये कार्यपालिका का अध्यक्ष होता है। और एक क्या होता है, ये विधानमंडल का अभिन्न अंग होता है, ठीक है। विधानमंडल का अभिन्न अंग, थोड़ा ध्यान रखिएगा, विधान मंडल का अभिन्न अंग, ठीक है। तो ये राज्यपाल के पद की स्थिति थी, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, अब बात करते हैं राज्यपाल की शक्तियों पर। फिर बात करेंगे राजस्थान के राज्यपाल, जो कि हमारे लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण रहेंगे, ठीक है। तो राजस्थान के राज्यपाल पढ़ने से पहले राज्यपाल की शक्तियों के बारे में बात अपने करते हैं कि राज्यपाल की जो शक्तियां हैं मुख्य रूप से वो कौन कौन सी रहेगी। सुनिए ध्यान से। सबसे पहली कार्यकारी शक्ति, उसके बाद में विधायी शक्ति, उसके बाद में वित्तीय शक्ति, और फिर रहेगी इसकी कौन सी, न्यायिक शक्ति, और उसके बाद में रहेगी इसकी न्यायिक शक्ति के बाद में विवेकीय शक्ति। ये आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, विवेकीय शक्ति, ठीक है। कार्यकारी शक्ति, विधायी शक्ति, वित्तीय शक्ति, न्यायिक शक्ति और विवेकीय शक्ति। सुनिए ध्यान से, यही बात आपको राष्ट्रपति से तुलना करके पूछी जाती है। राष्ट्रपति के पास भी ये 5 कौन कौन सी शक्ति होती है, 2 प्रकार की होती है। एक तो राष्ट्रपति की कैसी शक्ति होती है, सामान्य, और एक कैसी होती है, आपातकालीन, ठीक है। सुनिएगा ध्यान से, सामान्य में कौन सी होती है, एक तो होती है कार्यकारी शक्ति, एक होती है विधायी शक्ति, एक होती है वित्तीय शक्ति, और एक होती है न्यायिक शक्ति। ये तो जो राज्यपाल के पास है वही किसके पास है, राष्ट्रपति के पास। अब देखिएगा 2 एक्स्ट्रा और है। राष्ट्रपति के पास एक सैन्य शक्ति होती है और एक होती है राजन्यायिक शक्ति। कैसी होती है, राजन्यायिक शक्ति, ठीक है। अब यहां से एग्जामिनर क्या प्रश्न पूछता है, एग्जामिनर एक तो ये क्वेश्चन पूछता है, संविधान में राज्यपाल की विवेकीय शक्ति का उल्लेख है, लेकिन राष्ट्रपति के पास व्यवहार में विवेकीय शक्ति है, संविधान में इसकी विवेकीय शक्ति का उल्लेख नहीं है। किसके पास, राष्ट्रपति के पास। दूसरा, राज्यपाल के पास कौन सी शक्ति नहीं है, सैन्य और राजनयिक और आपातकालीन। यही प्रश्न पूछते हैं कि राज्यपाल के पास निम्न में कौन कौन सी शक्तियां नहीं है। एक तो कौन सी नहीं है, सैन्य, एक कौन सी नहीं है, राज न्यायिक, और एक कौन सी नहीं है, एक कौन सी है अभी, आपातकालीन, ठीक है। ये राज्यपाल के पास शक्तियां नहीं है और ये राज्यपाल के पास शक्तियां संविधान में दी गई है। आगे मेरी बात समझ में, ठीक है। तो इन शक्तियों को अपने विस्तार से पढ़ेंगे, उसके बाद में अपने पढ़ेंगे राज्यपाल के विशेषाधिकार और राजस्थान में राज्यपाल, ठीक है। तो अब मैं उम्मीद करता हूं कि जितना मैंने आज के इस वीडियो में समझाया है वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। नेक्स्ट जो वीडियो अपने अपलोड करेंगे, जो नेक्स्ट वीडियो अपने डालेंगे, तो उसमें इसकी शक्तियों के बारे में बात करेंगे। ओके भाई, ठीक है।